अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में आज हम उन सहाफ़ियों के साथ बात करेंगे जो बहुत करीब से उस शिकंजे को देख रहे हैं, जो कानूनी शिकंजा जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए तैयार हो रहा है, घेरा तंग हो रहा है। अदालतों में, नैब में, इलेक्शन कमीशन में मुख्तलिफ़ किस्म के जो मुकदमात हैं, आहिस्ता आहिस्ता रेंगते रेंगते अपनी एक मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो मंजिल शायद साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए अच्छी नहीं होगी। तो सहाफ़ी प्रोग्राम के आगाज़ करते हैं और फिर इसी हवाले से अपने मेहमानों का भी आपको तारफ़ करा दें। क़य्यूम सिद्दीकी आज हमारे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर करेस्पॉन्डेंट हैं, जियो टेलीविज़न में भी रिपोर्टिंग करते हैं। और फिर उनके साथ मौजूद हैं साकिब बशीर, जो कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं, और उसके साथ जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की है उसके सदर भी हैं। तो सबसे पहले तो क़य्यूम सिद्दीकी साहब और साकिब बशीर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मुख्तसरन बता दूं कि जो जो इस वक्त केसेस हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ फोरम्स पे जो पेंडिंग हैं, उनकी मुख्तसर सी तफसीलात बता दूं, और फिर आपसे पूछेंगे कि आखिर ये केसेस किस सिमत की तरफ जा रहे हैं। तो जो मेरे सामने तफसीलात हैं उनके मुताबिक सबसे पहले तो 25 मई का जो 2022 को वाक़या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की, क्योंकि 25 मई को इमरान खान और पीटीआई डी चौक तक पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए। वो तौहीन अदालत की कार्रवाई अभी जारी है। ये और बात है कि अभी तक नोटिस तक नहीं जारी हुए, मगर वो कार्रवाई ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन में भी आज भी तौहीन अदालत का केस लगा था साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के ख़िलाफ़, और उसमें ये तीनों पेश नहीं हुए। मगर ये तौहीन अदालत की जो कार्रवाई इलेक्शन कमीशन में जारी है, ये अब 3 जनवरी तक मुलतवी हो गई है। फिर तोशा खाना का जो केस था, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को नाअहल करार दिया था, उन्होंने ये मामला सेशन कोर्ट को भी भेज दिया था ट्रायल के लिए। वो इस हवाले से कि उन्होंने मालूमात छुपाई, और सेशन कोर्ट को जिस रेफरेंस में भेजा है उसके मुताबिक 63(1)(c यानी कि 3 साल की उसमें सज़ा है। अगर कन्विक्शन हो गई, सज़ा याफ्ता हो गए सेशन कोर्ट से, तो फिर इमरान खान की ताहयात नाअहली के हवाले से भी बात होना शुरू हो जाएगी। फिर फॉरेन फंडिंग की जो अपील है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ, जो इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस में करार दिया था कि इमरान खान और पीटीआई ने आइन की और कानून की खिलाफ वर्जी की है और उनको नाअहल करार दिया था, कि उसके अगेंस्ट भी अपील जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात है। और फिर इलेक्शन कमीशन में एक बार फिर जो पार्टी सदारत के हवाले से अब सवाल उठ रहे हैं इमरान खान की, कि अगर वो नाअहल हो चुके हैं तो पार्टी की सदारत कैसे रख सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन इस पर भी अभी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। फिर नैब की तरफ से भी कोई तलबी के नोटिस हैं। बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड की जो रकम आई थी, किस तरीके से उस रकम को वापस जो है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट तक पहुंचाया गया। जो एक प्रॉपर्टी टाइकून हैं, उनके हवाले से जो रकम उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को देनी थी, उस रकम की मद में वो रकम जमा कराई गई, हुकूमत पाकिस्तान को दी गई बरतानिया की तरफ से रकम को। फिर आखिर में जो सबसे एक अहम केस है वो टेरियन वाइट का है, जो खुफिया बेटी हैं इमरान खान की, और कहा जाता है कि उन्होंने कहीं भी उनका नाम जाहिर नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है प्री एडमिशन नोटिस जारी कर रखा है इमरान खान को, के वकील को और इमरान खान को, कि आके बताएं कि ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुन सकती है या नहीं, और अगर नहीं तो क्यों। ये वो बड़े अहम सवालात हैं। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, सबसे पहले तो आपको लगता है कि इमरान खान के गिर्द वाकई घेरा तंग हो रहा है कानूनी एतबार से, और ये केसेस आगे जाके इमरान खान के लिए मुश्किलात में इजाफा कर सकते हैं, ख़ास तौर पे एक ऐसे वक्त में जब वो असम्बली, पंजाब असम्बली तोड़ने और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने के ऐलानात कर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि हम 20 दिसंबर तक तोड़ देंगे। तो इन मुकदमात के अंदर वाकई इमरान खान को इन मुकदमात को संजीदगी से लेना चाहिए आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया मती साहब। मतीउल्लाह जान, ये अगर हम देखेंगे तो पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि पहले पॉलिटिशियंस के ऊपर एक दूसरी हुकूमतें जो हैं वो मुकदमात बनाती हैं। वो फौजी हुकूमत हो तो सियासी हुकूमतें हों तो वो एक दूसरे के सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़, और फिर ये सिलसिला चलता ही चला जा रहा है, और ये सिलसिला आज भी जारी है। और फिर वो सियासत जो है वो फिर कंट्रोल होती है। मतलब ये अलमिया कह लें, मैं इसको कभी एस्टैब्लिशमेंट से, कभी अदलिया से।
आप देखेंगे या दोनों तरफ से, बिल्कुल ठीक है। तो अब भी जो है जाहिर है, बज़ाहिर जो है वो हर हुकूमत जो है वो कहती है कि हमें लगता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, बिल्कुल सही बात सामने आती है कि वो ऑर्डर था कि आपने H9 ग्राउंड और वहाँ पे G9 ग्राउंड ये 25 मई के हवाले 25 मई का आपने अपना लॉन्ग मार्च वहां तक महदूद करना है। लेकिन डी चौक पे आए, अदालत के हुक्म की वायलेशन हुई। फिर आप देखेंगे वो 3 रुकनी बेंच जिसके हुक्म की वायलेशन हुई थी, वो उसने अगले ही दिन उन्होंने कहा कि नहीं, इस पे बड़ा लार्जर बेंच बनना चाहिए। और उस 3 रुकनी बेंच ने और फिर पीटीआई 5 को रुकनी बेंच। नोटिस जारी किए बगैर ही मतलब वो बड़ा मशहूर कर लिया। चीफ तो जस्टिस वो का वाकई रिमार्क है। सीरियस केस आपके ख्याल में 25 मेरा मई नहीं ख्याल है कि वो 25 मई का केस जो है वो किसी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ जा सकता है, जबकि बजाते खुद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो ये कह चुके होंगे हो सकता है इमरान खान साहब को कम्युनिकेट ना हुआ। अब वो दूसरी बात है कि वजारत दाखिला के वकील सलमान असलम भट्ट जो हैं वो कहते हैं कि अदालत कितनी मरतबा गलत बयानी करने की इजाज़त देगी इमरान खान साहब को, क्योंकि उनके जो जवाबात है वो भी जो है एक दूसरे से कंट्राडिक्ट करते हैं। मगर अगर ये केस सीरियस नहीं है तो अभी चल तो रहा है। जब तक अदालत के अंदर है कोई भी मामला मतीउल्लाह जान साहब, जब तक वो डिसाइड नहीं हो जाता वो किसी भी सूरत में किसी भी तरफ जा सकता है। सो इट्स एन ओपन चीज के जिसकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि ये एक खतरनाक है। तो सबसे खतरनाक केस आपके नजदीक कौन सा है? मेरे ख्याल में सबसे खतरनाक केस जो है वो तोशाखाना वाला और जो है फॉरेन फंडेड जो हमें फॉरेन फंडिंग प्रोहिबिटेड फंडिंग का जो केस है ये, और फिर तीसरा इसके साथ कपल अप कर लें 190 मिलियन का जो पाउंड का जो बरतानिया से आए हैं पैसे है, उसके इवज जो क्या कह सकते हैं उसको, अलकादर यूनिवर्सिटी और वहां पे जमीनें जो और ट्रस्ट ये के मुबैना तौर पे जमीन दी गई, मतलब वो सारी चीजें जो हैं वो मेरे ख्याल में ये 2-3 केस, एक तोशाखाना वाले और ये, लेकिन इन सबसे बढ़कर जो बहुत जल्दी डिसाइड हो सकता है केस वो टैरिन जेठ खान का, उसके ऊपर भी हम आएंगे। पहले साकिब बशीर आप हमें कुछ बताएंगे कि ये तोशाखाना केस और ये जो फॉरेन फंडिंग केस है ये दोनों मामलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पहुंचे हैं, तो वहाँ पे इन केसेस की क्या सूरत हाल है? तोशाखाना रेफरेंस में जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया था उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया इमरान खान ने, और इसी तरह ममनुआ फंडिंग केस में भी पीटीआई जो है उसने जो है वो इलेक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। लेकिन इस दोनों केसेस में जो आप ये कह सकते हैं कि स्टे ऑर्डर जो है वो तोशाखाना की केस में सिर्फ इस हद तक पीटीआई को मिला है कि मियां वाली की सीट जो डी सीट हुए इमरान खान, वहां पे इलेक्शन नहीं होगा जब तक कि तोशाखाना में फैसला नहीं आ जाता। लेकिन अली जफर जो उनके वकील हैं इमरान खान के, उनकी जानिब से अदालत को आज भी और तकरीबन 4 रोज पहले जो समाअत थी तब भी अदालत को ये कन्विंस करने की कोशिश की गई, और उन्होंने बार बार ये जो इस्तदा की और रिक्वेस्ट की अदालत से कि उनके खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन में जो पार्टी सरबराह को हटाने के हवाले से कार्रवाई शुरू हो चुकी है तोशाखाना रेफरेंस फैसले के तनाजुर में, और दूसरा जो इस्लामाबाद की कचहरी में सेशन कोर्ट में जो उनके खिलाफ जो फौजदारी कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है कंप्लेंट पे, तो इन दोनों पे भी स्टे दें, क्योंकि ये भी तोशाखाना जो फैसला है तोशाखाना रेफरेंस का उसके तनाजुर में कार्रवाई बढ़ रही है, लेकिन उनको स्टे अभी तक नहीं मिला और ये कार्रवाइयां जो है आगे बढ़ रही हैं। इसी तरह दूसरा जो ममनुआ फंडिंग केस है वहां पे भी लार्जर बेंच उस केस की समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस जो आमिर फारूक है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार हैं उस केस को सुन रहे हैं। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान उस केस में जो है वो पैरवी कर रहे हैं पीटीआई की जानिब से केस की, लेकिन मतीउल्लाह जान साहब उस केस में भी सूरत हाल अजीब इस तरह है कि अभी तक जो है वो भी मैच्योर इसलिए नहीं हुआ, वहां पे भी स्टे नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था वो आज भी ऑन फील्ड है। तकरीबन 5 रोज पहले पीटीआई की जानिब से अर्ली हियरिंग की एक एप्लीकेशन दी गई और नेक्स्ट वीक जो है वो केस फिक्स होगा, लेकिन तकरीबन 2 से 2.5 माह होने को है। नाजरीन की याद दहानी के लिए कि फॉरेन फंडिंग केस में जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था, जहां तक मुझे याद आता है उसमें यही था कि ममनुआ फंडिंग हासिल की गई और इमरान खान ने गलत बयानी की। वो जो एनुअल स्टेटमेंट जमा कराते हैं उसमें अपने दस्तखतों से गलत बयानी की इलेक्शन कमीशन के सामने और एफिडेविट पे उन्होंने झूठ बोला, और उस हवाले से उसमें भी इमरान खान को नाअहल करार दिया गया। ये थोड़ा सा वजाहत कर देंगे कि यही चीज़ है जिसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान गए हैं अभी?
जी, उसमें जो फैसला आया था ममनुआ फंडिंग केस का, उसमें इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया था वो ये था कि हम आपको शोकाज कर रहे हैं बतौर पीटीआई पार्टी जो है वो इलेक्शन कमीशन के उनको शोकाज किया हुआ है। शोकाज का फैसला अभी आना है और लॉ में या कानूनी माहिरीन से जो बात हुई हमारी, उनका ये कहना है कि जो इस किस्म की जो ममनुआ फंडिंग है, अगर शोकाज के बाद भी जो पीटीआई जो है वो उसका जवाब ना दे सके, इलेक्शन कमीशन को मुतमिन ना कर सके, तो उसके बाद वो जो बाकी सरकार जो है वो जब्त कर ली जाएगी, वो ममनुआ फंडिंग। अच्छा साकिब, ये बता दें कि सबसे अहम केस आपके ख्याल में कौन सा है जिस पे सबको नजर रखनी चाहिए और खास तौर पे इमरान खान को? इस वक्त मेरी नज़र में जो तोशा खाना रेफरेंस में केस है, जो फौजदारी कार्रवाई इमरान खान के खिलाफ जो सेशन कोर्ट में हो रही है वो है। और जिस तरह जो कयूम सिद्दीकी साहब ने बताया कि इमरान खान की जो मुबैना बेटी है उससे मुतल्लिक जो इस्लामाबाद, चलें इसके ऊपर भी हम बात करते हैं, क्योंकि तोशा खाना केस के हवाले से भी जो सेशन कोर्ट ने कयूम साहब फैसला महफूज किया है वो इस तक है कि क्या ये तोशा खाना का जो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ने भेजा है सेशन कोर्ट को, क्या वो कोर्ट सुन भी सकती है या नहीं, ये काबिल समात है भी या नहीं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर हम बात करेंगे जो एक और केस का जिक्र हुआ टेरियन वाइट के हवाले से, उस पर छोटी सी वक्फे के बाद। सहाफ़ी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं सहाफ़ियों की जो अदालत में बहुत से अहम मुकदमात की रिपोर्टिंग कर रहे हैं जिनका ताल्लुक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से है। और वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे जो सबसे अहम केसों में एक केस है टेरियन वाइट का। मुबैना बेटी हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दरख्वास्त दायर की गई है। करीम सिद्दीकी साहब, ये रिट दरख्वास्त अब की बार जो दायर की गई है, मोहम्मद साजिद है, एक शहरी हैं, मगर जो वकील हैं वो शहरी से ज़्यादा अहम हैं। वो इसलिए कि वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं, हुकूमत पाकिस्तान के तनख्वाहदार हैं, और ये केस उन्होंने डिप्टी अटॉर्नी जनरल बनने से पहले टेकअप किया था, मगर अभी भी ये केस लाड़े और शायद इस केस की वजह से उनको आम ओहदा भी दिया गया, अब ये मैं नहीं जानता। मगर आम बात यह है कि उन्होंने इस अब की बार ये दावा किया है कि जो पहले टेरियन वाइट के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या दूसरी अदालतों में केस चलते रहे और वो खारिज होते रहे, अब की बार कुछ नया ये है कि वो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट से, कैलिफोर्निया अमेरिकी अदालतों से और न्यूयॉर्क बार के तौर के मेंबर के तौर पे उन्होंने वहाँ पे तमाम जो दस्तावेजात थी वो तस्दीक करवा के अब की बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर दरख्वास्त की है। कहते तो हैं कि मोहम्मद साजिद शहरी ने किया, ऑब्वियसली शहरी ये सब कुछ नहीं कर सकता था। ये बैरिस्टर हसनैन अली रमज़ान साहब बतौर मेंबर न्यूयॉर्क बार उन्होंने ये सारी मेहनत की और यकीन तौर पर उनको फीस भी मिली होगी प्राइवेट शहरी से। मगर अब की बार ये डॉक्यूमेंट बड़े अहम हैं और प्री एडमिशन नोटिस, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने नोटिस जारी किया है कि इमरान खान के वकील आकर ये बताएं कि क्या ये केस अदालत के काबिल समाअत है या नहीं। तो आप समझते हैं कि इमरान खान के वकील अगर पेश हो गए एक बार, तो फिर उनको तो बहुत से दूसरे मामलात का भी जवाब देना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या ये इमरान खान की बेटी हैं या नहीं। देखें, इस बारे में भी दस्तावेजात जो दाखिल की गई हैं वहाँ पे वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब उसमें भी चले जाते हैं आप। इसमें आपको याद है कि जब ये मामला हुआ पेरेंटहुड का, इनके इमरान खान साहब के हवाले से कैलिफोर्निया कोर्ट के अंदर जो मरहुमा सीता वाइट थी, उन्होंने मुकदमा किया था और उसकी वजह यही थी कि ठीक है वो सोसाइटी जैसी भी है लेकिन बाप का नाम तो दें इसको क्योंकि ये आपकी औलाद है। उस पे फिर जब सोसाइटी भी कोई इतनी बुरी नहीं है बारह नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे हमारे लिहाज से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के से या सिंगल पेरेंट्स का तो वहाँ पे है ना। बहरहाल मैं बात ये हो रही है कि वो बच्चा जो है उसको पेरेंटहुड, उसके पता तो लगे कि उसका वालिद कौन है कौन नहीं। तो इस पे जो है जो सीता वाइट, फिर आपको पता है कि उनका इंतकाल हुआ, तो उसके बाद इसकी जो पेरेंटहुड या गार्डियनशिप जो है वो इन सीता वाइट की बहन यानी टेरियन जेट की खाला को दी गई थी, निगरानी दी गई थी, उसकी गार्डियनशिप जो है वो दी गई थी। और वो जो उनका क्लेम है, उनका कहना यह है कि वो गार्डियनशिप देने का हल्फनामा या बयान हल्फी जो है वो इमरान खान साहब की तरफ से लाहौर से 2004 में इमरान खान ने एक एफिडेविट भेजा अमेरिकी अदालत को अपने हाथों से
दस्तखत शुदा और तस्दीक करवा के यहाँ पे यहाँ अमेरिकी से कौंसलेट से तस्दीक होगी। तो अब ये एक बहुत बड़ी, क्योंकि अगर आप वालिदैन में से नहीं हैं तो फिर आप किसी की गार्डियनशिप कैसे किसी को तफवीज कर सकते हैं? अच्छा तो चलें, ये बात तो सारी होगी, मेरे ख्याल में कानूनी नुक्तों पर नहीं जाते। ये बताएं, क्या ये सियासी तौर पर ये एक कम ज़र्फ़ी नहीं है, या ये कोई एक किस्म का, मुझे कहना चाहिए कि ये बिलो द बेल्ट हरकत नहीं है कि ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से आप अपने सियासी मुखालफिन को अब इस हद तक नीचा दिखाने के लिए चले जाएं कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर भी मुकदमाबाजी करें और उसको पब्लिकली डिस्कस करें? आप नहीं समझते ये एक सियासी हथकंडा है, ना कि समाजी या कानूनी? बदीला जान, जो वकील हैं वो कहते हैं कि मेरे पास एक साजिद साहब आए थे, मैं उनका केस लड़ रहा हूँ बतौर वकील, मैं क्यों ना केस लड़ूं? ठीक है, अब बहुत सारी बातें भी होती हैं कि क्या साजिद के अनी साहब किसी की प्रॉक्सी हैं, तो अब ये जब तक इस्टेब्लिश नहीं हो जाता तो मैं इसके ऊपर तो कुछ नहीं कह सकता। ये बात सही है। लेकिन जो दूसरी बात है ना, जो दिन जब आप रियासत मदीना की बात कर रहे होते हैं ना, तो फिर वहां पे ये जब आपने अपने आप को पेश किया, आपका ये रिक्वायरमेंट है कि आपने सच बोलना है, जो कुछ भी आपके पास मजहब को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते रहे हैं और अब मुखालफिन भी आपके खिलाफ मजहब को हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि दोनों सूरतों में मैं समझता हूं नहीं होना चाहिए। मजहब नहीं, बात सच और झूठ की है। चलें, सच और झूठ की भी है कि एफिडेविट में आपने बच्चों को जाहिर क्यों नहीं किया? भाई अगर आए तो आप सच बोलें, डट जाएं, क्योंकि फिर वो दर्स भी तो देते ना डट जाने का, तो डट जाएं। साकिब बशीर साहब, ये जो नोटिस जारी किया गया है, प्री एडमिशन नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने, इसकी क्या अहमियत है? इसकी अहमियत तो मतलब ये है कि कोर्ट अभी तक जो है वो इस हवाले से कोर्ट का मतलब ज़हन नहीं बना। आप ये कह सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट दी गई हैं उसमें अभी तक जो है वो मेंटेनेबिलिटी डिसाइड होनी है। इसका बिल्कुल सादा अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह आपने शुरू में कहा कि जो वकला हैं इमरान खान के, उनको अगर वो जाते हैं तो उनको वहाँ पे एक तो मेंटेनेबिलिटी पे जो है वो दलाइल देंगे, लेकिन उन्हें काबिल समाद होने या ना होने पे दलाइल देने, जी असल हकायक के ऊपर दलाइल नहीं देने, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, सिर्फ जो है वो काबिल समाद होने। लेकिन क्या हकायक का ताल्लुक दरख्वास्त के काबिल समाद होने या ना होने से नहीं है? क्योंकि मिसाल के तौर पर इमरान खान कहते हैं या उनका वकील कहता है कि दरख्वास्त काबिल समाअत ही नहीं है, ये तो झूठ है, तो फिर वो कैसे कहेंगे कि ये झूठी दरख्वास्त है और इसलिए काबिल समाअत नहीं है, जब तक वो ये नहीं बताएंगे कि ये जो इल्ज़ाम है दुरुस्त है या नहीं? उनको बिल्कुल डेफिनेटली साबित करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस अतम नल्ला हैं जब सुप्रीम कोर्ट गए तो उससे कबल जो 2019 की जो उन्होंने जजमेंट दी थी, जो चीफ जस्टिस थे अतम नल्ला और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, 2 रुकनी बेंच था। हफज एहतशाम वहाँ पे जो लाल मस्जिद वाले वो पिटिशनर थे, तो सेम मैटर वो लेके गए थे। अगरचे ये दस्तावेजात आप बात कर रहे हैं, जो एफिडेविट उन्होंने लाहौर से भेजा था अमेरिकन काउंसलेट से तस्दीक करवा के, और वहाँ से अभी जो दस्तावेजात लाई गई हैं ये नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो वो जो पिटीशन थी वो डिसमिस की थी और उसमें कुछ रीजन जो है चाइल्ड राइट्स के हवाले से उन्होंने लिखी थी। मेरा ये ख्याल है कि जो इन्फॉर्मेशन है कुछ के शायद जो है वो ये भी जो अदालत के सामने जो इमरान खान के वकला रखें कि ये मामला जो है वो RAD हाई कोर्ट का एक 2 रुकनी बेंच जो है वो देख चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक जो है वो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अब की बार बड़े तस्दीक शुदा हैं और अमेरिकी अदालत की तस्दीक और टेस्टेशन के बाद पेश किए गए। साकिब साहब ये बताएं, आइंदा तारीख क्या है इस केस की, टायरियन वाइट की? आइंदा तकरीबन मेरे ख्याल में 1 हफ्ते में जो है वो इसमें ये केस जो है वो फिक्स हो जाएगा। एक हफ्ते में। चलें, बहुत शुक्रिया साकिब बशीर और अब्दुल कयूम सिद्दीकी। इस सहाफ़ी प्रोग्राम में वक्फे के बाद आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसके मुताबिक जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने एक वकील को जेल भेजा और वकील जो है वो जेल नहीं गया। हाई कोर्ट का अदालत का फैसला मौजूद है और वकील भी यहाँ हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। ये कैसे हुआ, एक वक्फे के बाद। साफी प्रोग्राम में एक और अनोखा वाकया, लाहौर हाई कोर्ट ने एक वकील को तौहीन अदालत के जुर्म में 3 महीने कैद की सजा सुनाई। कमरा अदालत के अंदर यह सजा सुनाई गई। पुलिस को हुक्म दिया गया कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, मगर फिर वकला, जैसे कि हम सब जानते हैं, बड़े दाढ़े होते हैं। हाई कोर्ट के कमरा अदालत के अंदर पंजाब बार काउंसिल के वकला पहुंच गए और उन्होंने वकील को गिरफ्तार नहीं होने दिया। आज तक गिरफ्तार नहीं हो सका। तकरीबन 1.5 हफ्ता हो गया है। 3 महीने की कैद है एक वकील को और वो आज़ाद फिर रहा है। बल्कि आज सुप्रीम कोर्ट में आ गए, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजों ने भी
उनकी अपील खारिज कर दी इस वजह से कि उन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी, तो उनकी सजा को कैसे मुअत्तल किया जाए, 3 महीने की कैद को कैसे मुअत्तल किया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सरदार तारिक मसूद के सामने चैम्बर में उन्होंने अपील की रजिस्ट्रार के उस एतराज के खिलाफ जिसमें कहा गया था कि वकील ने गिरफ्तारी ही नहीं दी, उसको जेल हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट में कैसे आ गया वो अपील करने। सुप्रीम कोर्ट में वकील मौसूफ आए थे, ये वकील थे राना मोहम्मद आसिफ जो पंजाब बार काउंसिल के मेंबर भी हैं, और उनके वकील कोई और नहीं आबिद जुबैरी थे जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं। हमने वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल सैयद जाफर तैयार बुखारी का इंटरव्यू किया और उनसे पूछा कि ये क्या हो रहा है, वकला जब जजों का हुक्म नहीं मानेंगे तो फिर आम शहरी कैसे मानेंगे। आइए दिखाते हैं आपको वो इंटरव्यू जो वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल सैयद जाफर तैयार बुखारी। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, या जो हम कानूनी नुक्ता लेके आज सुप्रीम कोर्ट आए हुए हैं उस ऑब्जेक्शन के खिलाफ हम ये कहते हैं कि 2022 SCMR 2055 ये कहती है कि अगर आप कोर्ट के सामने भी सरेंडर करेंगे तो ये भी लीगली सरेंडर हो। मतलब अब ये मुल्ज़िम या उसका वकील तय करेगा कि कौन सी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है उस पर अमल होना है और कौन सी पे नहीं होना हाई कोर्ट की, ये मुल्ज़िम तय करेगा या उसका वकील? आप तो उसके वकील है ना, आप अदालत तो नहीं है। अदालत ने सजा सुनाई है और वो सजा अभी बरकरार है फील्ड में, और आप यहाँ पे घूम फिर रहे हैं किसी पुलिस वाले को। और दूसरी बात, ये तो अदालत ने तो पुलिस के हवाले कस्टडी कोर्ट रूम में कर दी थी, तो पुलिस की कस्टडी से आपका जो क्लाइंट है कैसे निकला राना मोहम्मद आसिफ एडवोकेट? ऐसा नहीं है, मैं बाई चांस वहाँ उस वक्त मौजूद था कोर्ट में। बाई चांस? जी, क्योंकि मेरा साथ वाली कोर्ट में केस लगा हुआ था। हुआ ये था कि अभी कोर्ट ने क्योंकि ये तो मेरिट की बातें हैं, अभी कोर्ट ने शो काज नोटिस देना था। शो काज नोटिस का कंटेम्प्टर जवाब देता, कंटेम्प्टर के जवाब के बाद फिर एविडेंस होती और फिर सजा हो जाती। तो वो जब अभी शो काज नोटिस ही नहीं रिलीव हुआ था और राना आसिफ जो है वो अपने दफ्तर चले गए, क्योंकि ये टाइम हो गया था ऑलमोस्ट कोई मगरिब का। उनको अदालत के अंदर बैठ के जवाब देने का हुक्म दिया था और वो कस्टडी में थे, उनकी कन्फाइनमेंट में थे, ऑर्डर था कन्फाइनमेंट का, तो वो कैसे चले गए वकील अदालत से? किस चीज का जवाब देना था? शोकाज का। शोकाज मिलता तो जवाब देते ना। नहीं तो अदालत ने यही तो हमारा ग्राउंड है। बहरहाल फैसला आ गया, आपके ख्याल में वो गलत था, तो गलत फैसलों के ऊपर वकील पाबंदी करने का हुक्म नहीं। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि वकील, देखें जो मुल्जिम का वकील होता है वो तो हमेशा अदालत में यही आके कहता है कि ये पिछली जजमेंट गलत है। क्या मुल्जिम का कंडक्ट क्या होना चाहिए? आप मुल्जिमों को ये सबक देते हैं कि बस भाग जाओ और गिरफ्तारी ना दो, अदालत ने फैसला खिलाफ दे दिया, आप ये वकील मशवरा ये दे सकता है? नो, नॉट एट ऑल। क्या आप उन्हें गिरफ्तारी का मशवरा देंगे अपने मुल्क? बिल्कुल, अगर सुप्रीम कोर्ट हमारी ये पटिशन खारिज कर देती है जो परसों के लिए लॉर्डशिप तारिक मसूद साहब ने रखी है, तो बिल्कुल मैं ही मशवरा दूंगा, मैं ही आसिफ को कहूंगा कि लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 दिन का टाइम दिया है, तो उस वक्त तक जो हाई कोर्ट का हुक्म है वो तो फील्ड में है, तो क्या उस हाई कोर्ट के हुक्म को कूड़ेदान में फेंक दें? नहीं, ऐसा नहीं है। उस पे अमल क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहा आपका क्लाइंट? देखें, अगर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है तो जी बिस्मिल्लाह। अब बंदा खुद तो नहीं जाके कह सकता कि मुझे पुलिस उसको एक रेमेडी। पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही? क्या खौफ है? नहीं, कोई खौफ नहीं है। तो क्यों नहीं गिरफ्तार किया हाई कोर्ट से? करे हमें जज ने खत लिखा पुलिस अफसरान को कि आपकी कस्टडी से मुल्जिम कैसे आपने छोड़ा इसको, तो पुलिस की तो तहवील में थे, ये कैसे वहां से निकला बतौर एक वकील? मेरे नॉलेज में नहीं है कि मोजे जज साहब ने कोई खत, क्योंकि जज जब अपनी जजमेंट सुना देता है तो उसका उसके इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रहता है। लेकिन उनकी तहवील से निकल गए ना वो, पुलिस की तहवील से। मुल्जिम तहवील से ना निकले तो फिर आगे वाली अदालतें तो वैसे बंद। तो अभी आपने क्या मशवरा दिया है कि अभी 2 दिन तक गिरफ्तारी नहीं दें? नहीं, हर क्लाइंट को क्या मशवरा दिया? हमने तो यही डिसाइड किया कि परसों हम पेश होंगे। अगर लॉर्डशिप हमारे आर्गूमेंट से सेटिस्फाइड नहीं होंगे और लॉर्डशिप वो ऑब्जेक्शन मेंटेन रखते हैं जो डिवीजन बेंच लाहौर हाई कोर्ट ने किया है, तो आसिफ फौरी सरेंडर करेगा। अच्छा, अब आप ये बताएं, आप अपने क्लाइंट का वकील की बजाय कानूनदान के तौर पे ये बताएं कि अब जब राना मोहम्मद आसिफ जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट से निकल नहीं रहे, वो जब बाहर आएंगे, यहाँ से गुजर के जाएंगे, तो क्या उनको तकनीकी एतबार से गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं? हाँ, देखें, अगर लीगली पूछें तो बिल्कुल गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली मैंने ये देखा है कि जब हम कोई प्री अरेस्ट बेल या कोई पटिशन लेके सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं या हायर फोरम पे चले जाते हैं, तो लिहाज करते हैं, पुलिस वकीलों का खास तौर पे, वकील नहीं, एक आम पब्लिक का भी वो लिहाज करते हैं कि ये हायर फोरम पे ये मामला कानून और आइन का नहीं, लिहाज का है जो अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। कस्टम का कह लें आप,
कस्टमर रवायत है, और ये पंजाब की रवायात हैं? नहीं नहीं, ये ऑल ओवर द ये पंजाब बार की रवायात हैं या लाहौर हाई कोर्ट की रवायात हैं, क्या है ये? मैं खुद पंजाब बार का नुमाइंदा हूँ, या वाइस चेयरमैन है, सरबराह हैं जी। हम कानून के पाबंद हैं, हम इदारों की इज्जत करने के लिए आए हैं। चलें, आप ये बताएं कि कमरा अदालत के अंदर जो वाकया हुआ, क्या आपने कमरा अदालत के अंदर गाउन पहना, गाउन उतारा, किसी को पहनाया, या ये चीजें कमरा अदालत के अंदर होनी चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए ना, और यही वाकया हुआ, यही वजह बनी जज साहब की नाराजगी की? नहीं, अच्छा कमाल देखें, ये मैं समझता हूँ, ये जब कभी ना कोई तूफान या कोई ये आंधी आती है ना, जरूरी नहीं कि वो आपकी तबाही के लिए आए, वो बाज़ औक़ात आपकी रिफॉर्म तो आपको ऊंचा उड़ाने के लिए भी आती है। पंजाब बार कौंसिल तो नहीं, ये जैसे ये हुआ गाउन वाला इंसिडेंट, लॉर्डशिप ने वकील साहब को कहा, राणा आसिफ को कहा कि आप 10 मिनट के लिए कोर्ट से बाहर चले जाएं। वो कोर्ट से बाहर चले गए। ठीक है। वो 10 मिनट बाद दोबारा बाहर से गाउन पहन के आए, फिर कोई 30 मिनट 40 मिनट उन्होंने इंतजार किया, उनका केस टेकअप हुआ, केस आर्गू हुआ, लॉर्डशिप ने उस केस में रिलीफ दिया। रिलीफ देने के बाद फिर राणा साहब ने जज साहब को कहा कि मैं आपकी उन बातों से हर्ट हुआ हूँ, ठीक है, और जज साहब ने फिर उन्हें यानी जो भी उनके डायलॉग हुए, तल्ख कलामी हुई, तल्ख कलामी। बहरहाल आप ये समझते हैं कि जो वकला हैं उनको अदालत के वकार का ख्याल रखना चाहिए, हम और कमरा अदालत के अंदर गाउन नहीं पहनने और उतारने चाहिए? बिल्कुल, आप ठीक कहते हैं, हमें मॉडल होना चाहिए। तो फिर आपके क्लाइंट ने अभी तक माफी क्यों नहीं मांगी? देखें, वो माफी उस कंडक्ट की, जो फिर वो बात जरा कन्फ्लिक्ट की तरफ आ जाएगी, जो जजमेंट पास की गई है, जो सजा दी गई है, हम उसके खिलाफ आए हैं, उस कंडक्ट के खिलाफ नहीं है। अगर वो शोकाज आता, उस शोकाज का जवाब दिया जाता। शोकाज में उनको माफीनामे का वक्त दिया गया, माफी का वक्त दिया गया, उन्होंने नहीं मांगी। क्या आपके जो क्लाइंट हैं, जो वकील हैं राना मोहम्मद आसिफ, वो लाहौर हाई कोर्ट के कमरा अदालत के अंदर अपने रवैये पे नादम हैं, माजरत खा हैं, वो गैर मशरूत माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों ना मांगनी पड़े? जी देखें, अगर तो उसने कोई गलत एक्ट किया है, ये जब आपके ख्याल में उन्होंने कोई गलत एक्ट नहीं किया? नहीं, मैं असल में मैं उसका वकील हूँ, मेरे पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि मैं उसे, अगर मेरी ज़ात होती तो शायद मैं ये मामला इस हद तक जाने ही ना देता। हर इंसान की अपनी नेचर है ना। आप पंजाब बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं, क्या तरबियत दे रहे हैं आप नौजवान वकला को? उनकी कोई एकेडमी है, कोई उनकी तरबियत गाह है, कोई ज़ाब्ता अखलाक है? उन ऐसे नौजवान वकीलों की तरबियत के लिए आपकी बार काउंसिल क्या इक़दाम कर रही है? जी, हमारा अब से ये सिर्फ पंजाब कर रहा है, अब बाकी सूबों ने भी शुरू किया है। हमारा बाकायदा 6 माह में जो इंटीमेशन का टाइम है, उसके दौरान 3 रिफ्रेशर कोर्स हैं, जो हर उस वकील को करने पड़ेंगे जिसने लाइसेंस लेना है। और उस 3 माह के रिफ्रेशर कोर्स में जो हमने सिलेबस दिया है, उसमें तकरीबन 80% एथिक्स पे है कि आप। और उसमें क्या सिलेबस में आप बता रहे हैं कि कमरा अदालत के अंदर गाउन पहनना चाहिए, उतारना चाहिए, या बाहर जाके? देखिए, ये तो एक आपने इंसिडेंट पकड़ लिया। मैंने आपको बताया ना कि कोई भी वकूआ या कोई भी चीज़ इसलिए नहीं होती कि वो तबाही बर्बादी की तरफ देखी जाए। आप देखें, इस इंसिडेंट के बाद शायद हम में कोई बेहतरी आ जाए, हम मजीद बेहतर हो जाए। मैं हरगिज़ राना आसिफ को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं इस इंसिडेंट को भी डिफेंड नहीं कर रहा। लेकिन आप ये क्या मिसाल पेश कर रहे हैं? काला कोट पहना हुआ आपने, बार और बेंच का एक ताल्लुक होता है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, 3 महीने की कैद की सजा सुनाई, और वकील मौसूफ जो हैं वो कमरा अदालत से बाहर चले गए, और आज तक उनको ना उन्होंने गिरफ्तारी दी, ना उनको किसी ने अरेस्ट किया। पुलिस वालों को हिम्मत नहीं है, पंजाब पुलिस को, और एक हाई कोर्ट का जज जो है उसके हुक्म पे अमल नहीं हो रहा, उसको 3 महीने की कैद है, बाद में अपील कर सकते थे, और वो यहाँ पे घूम फिर रहे हैं, आप उन्हें साथ लेके फिर रहे हैं, और वो उनको जेल में होना चाहिए उस वकील को, आपके क्लाइंट को। तो ये क्या मिसाल कायम कर रहे हैं? क्या आम शहरी भी इसी तरह कह रहे हैं फिर अदालती फैसले के बाद वो कमरा अदालत से निकल जाएं और अपना जथा लेके घूमते फिरते रहें? देखें, ये जो अदम बर्दाश्त है ना, ये हमारे माशरे का हिस्सा। फिलहाल आइन और कानून की बात करें, क्या ये गलत मिसाल है या अच्छी मिसाल कायम हो? देखें, वकील या जज कंप्यूटर नहीं है, वो इस माशरे का, इस सोसाइटी का हिस्सा है। जैसे इस माशरे और सोसाइटी का असर आप लोगों पे होता है, इसी तरह जज पे और वकील पे भी होता है। इससे आम शहरी भी इससे घूम फिर सकते हैं, जैसे आपके वकील घूम रहे, सजा सुनने के बाद 3-3 माह कैद होने के बाद जो है वो आम शहरी भी इससे घूम फिर सकते हैं? नहीं, आप देखें, आपने वकीलों को टारगेट कर लिया। मैं फिर आपको बता रहा हूं, की बात करूं, क्या शहरियों को इजाजत है? 498 बाकायदा। देखें, अगर
पहली अदालत की सजा पे ही फाइनल हो जाना है तो ऊपर वाली अदालतें तो फिर खत्म हो तो जाएंगी। इसके अंदर पहली अदालत की सजा पे शहरी भाग जाए और जब तक ऊपर वाली अदालतों का फैसला नहीं आता वो गिरफ्तारी ना हाँ, दें। ये एक जजमेंट है। वो ये कहती हैं कि जो बड़ी अदालतें हैं ये माँ की हैसियत रखती हैं। जो मुल्जिम, मैं मुल्जिम की बात कर रहा हूँ, उसमें तमाम लोग शामिल हो जाते हैं। अभी तक उनकी सजा बरकरार है, वो मुजरम हो चुके हैं। जी जी, आप मानते हैं ना वो मुजरम है ठीक क्योंकि है, सजा मुझे सस्पेंड नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए ना, हमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तो नहीं कहा ना जाओ जाओ के सरेंडर करो। हम एक अदालत अच्छा, में आज मौजूद जो है, सब सुप्रीम कोर्ट के जुडिस। मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस तारिक मसूद ने चेंबर में जी जो रजिस्ट्रार ने एतराज लगाया था और वो भी जी यही था कि पहले गिरफ्तारी दे मुल्ज़म फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील आए, जी, तो आज जस्टिस तारिक मसूद ने आपको नहीं कहा कि जाके अभी तक सरेंडर उन्होंने करें? फैसला नहीं किया। नहीं नहीं, वैसे रिमार्क्स में भी नहीं कहा, नहीं पूछा भी नहीं देखिए, आपको। रिमार्क्स तो कोर्ट सवाल करती है, हम जवाब तो देते उन्होंने हैं। कहा कि आप सरेंडर करें बिल्कुल या नहीं? उन्होंने कहा, लेकिन जब वो जजमेंट पास कर देंगे हम उसे ओन कर लेंगे। तो इसका मतलब है उनके रिमार्क्स का आपको कोई ख्याल नहीं है? बाबा अभी सब जुडिस है ना उनके सामने, सब जुडिस कैसे? पेंडिंग है। ये सब जुडिस तो तब होता कि सुप्रीम कोर्ट की खुली अदालत में कोई केस आता। अभी तो आप पे एतराज लगे हैं, आप तो एंटर ही नहीं हुए ये सुप्रीम कोर्ट में। अदालत की चॉइस है कि अदालत ने चैम्बर हियरिंग की। हाँ। अदालत अगर परसों हमें कोर्ट में बुला लेती है, हम कोर्ट में हियरिंग तो ये करेंगे। जब तक 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जस्टिस तारिक मसूद साहब ये केस सुनेंगे तो उस वक्त तक आपके वकील जो हैं वो गिरफ्तार नहीं होंगे, कोई गिरफ्तारी नहीं मैंने होगी। हरगिज ये नहीं कहा। मैंने आपको कहा है कि ये हमारी कस्टम है कि जब हम सुप्रीम कोर्ट अपनी आपकी petition कस्टम देते हैं, आइन और कानून से पाला तो नहीं हो अगर सकती ना? पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है कर ले, कर सकते। बिल्कुल कर सकते। आपने देखा वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल एडवोकेट सैयद जाफर तैयार बुखारी का इंटरव्यू। उन्होंने कहा पुलिस पकड़ सकती है तो पकड़ ले। अफसोस इस बात का है कि ये वो अदालतें हैं जो कि वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदानों को नाअहल करार देते हैं, उन्हें ओहदों से बरतरफ और हटाने में 1 सेकंड की देर नहीं लगाती, मगर जब मामला वकीलों का आ जाता है तो फिर वहाँ पे बज़ाहिर अदलिया भी बेबस हो जाती है। एडवोकेट राना आसिफ आज सुप्रीम कोर्ट में भी दंदनाते फिरते रहे और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने क्या किया, 2 दिन का और टाइम दे दिया और कहा कि 2 दिन बाद इस केस को सुन लेते हैं। मगर मुल्ज़म वकील बल्कि जिनको कैद हुई थी उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कोई हुक्म जारी नहीं किया और बज़ाहिर वो वकील बड़े आराम से सुप्रीम कोर्ट से टहलता टहलता वापस अपने घर को रवाना हो गया। कोई पुलिस वहाँ मौजूद नहीं थी और यहाँ पे अगर मुल्ज़म वकील की बजाय कोई आम शहरी होता तो बाहर नैब के लोग, FIA के लोग या इस्लामाबाद पुलिस के लोग हथकड़ियाँ लेकर खड़े होते। मतीउल्लाह जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।